हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमें कुछ अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एजेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर आपको मिलेगा। साथ साथ आप अपने पीडीएफ नोट्स से मैच कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास पीडीएफ नोट्स नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है, वहां पे आपको सभी टाइप के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एजेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट। आज हम इस स्लाइड में ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रोंकोडाइलेटर। नेम से आपको आई थिंक पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको डायलेटर का मतलब पता होगा। जो क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, जो चौड़ा करते हैं। ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई को। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि कौन सी कंडीशन में हम ब्रोंकोडाइलेटर यूज करते हैं और वो किस टाइप से काम करते हैं। दो चीजें हमें इसमें पढ़नी होगी। तो सपोज करो ये क्या है, ब्रोंकाई। अब आपको पता होगा, अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रोंकाई क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, ठीक है, एयरवे क्या करते हैं और कैसे इसका रिस्पायरेशन होता है। हम उसमें नहीं घुसेंगे, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें बात करनी है ब्रोंको डायलेटर की। तो जो सपोज करो जो हमारा ब्रोंकाई है वो क्या हो जाता है, जिस कंडीशन में वो नैरो हो जाता है। किस कंडीशन में नैरो हो सकता है, या तो उसमें म्यूकस जम सकता है या फिर वो स्पाज्म हो सकती है, यानी कि ऐंठन आ जाती है जब हमारी ब्रोंकाई में। तब हम क्या करते हैं, डायलेटर का यूज करते हैं। ये डायलेट क्या करेंगे, इनको चौड़ा कर देंगे, यानी कि उनको क्या कर देंगे, उनके साइज को ब्रॉड कर देंगे, जिससे कि एयर जो है वो नॉर्मल क्या हो, पास हो। ठीक है, अगर आपका जो ब्रोंकाई है, यानी कि अगर आपका जो एयरवे है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो आपको सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर यूज करते हैं। तो ये जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं ये एक टाइप की मेडिसिन है जो क्या करती है, सांस लेने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे करती हैं, बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग्स, यानी कि लंग्स में जो मसल्स होती है उनको रिलैक्स करा देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, जो एयरवे है, एयरवे यानी कि ब्रोंकाई, उसको क्या कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं, यानी कि चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स वो मेडिसिन होती हैं जो हमारा क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हमें हेल्प कराती हैं जब हमें प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ पाता। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर देती है, उनको डायलेट कर देती है एयरवे को, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग में हेल्प हो जाती है। उसके बाद इसको जो नॉर्मल कंडीशन में यूज किया जाता है, यानी कि इसको सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है आपका ब्रोंकियल अस्थमा। अब अस्थमा आपको पता होगा कि अस्थमा में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर दवाई है ब्रोंकोडाइलेटर, इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन इसमें 3 टाइप से होता है, बीटा 2 सिम्पेथोमाइमेटिक, मिथाइल जेंथीन और एंटीकोलिनर्जिक। अब अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंटीकोलिनर्जिक कौन से होते हैं और किस टाइप से काम करते हैं, और बीटा 2 सिम्पेथोमाइमेटिक कौन से होते हैं। तो हमारे लिए जो इसमें नया है वो है हमारा मिथाइल जेंथीन। ऐसा नहीं है हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक एक ड्रग करके बात करेंगे, लेकिन आपको सिम्पेथोमाइमेटिक की एक्टिविटी का पता होना चाहिए इसको समझने के लिए, और एंटीकोलिनर्जिक का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पॉपुलर ड्रग है वो है सॉल्ब्यूटामोल। ठीक है, मिथाइल जेंथीन में थियोफाइलिन सबसे ज्यादा यूज होती है। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में हमारा होता है टाइट्रोपियम। तो पर्टिकुलर क्या है इसका, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कहीं पे राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो एज यूजुअल आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। सॉल्ब्यूटामोल की मैं बात करूं तो ये कोई आपके लिए अननोन ड्रग नहीं होगी। सबसे ज्यादा यूज होती है जिन पेशेंट को लंबे टाइम से कफ होता है तो डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ी होगी। तो ये कौन सी होती है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है, जो क्या स्टिमुलेट करती है, एडिनो रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसको स्टिमुलेट करती है ब्रोंकाइल मसल्स में और उसको रिलैक्स कर देती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाता है, एयर पास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो स्टिमुलेशन होता है बीटा 2 रिसेप्टर का, ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एडिनल साइक्लेज, जो क्या करता है, एएमपी और
एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एएमपी क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या करते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर स्टिमुलेट होते हैं और स्मूथ मसल्स को क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्बिटामिल के डोज की, जिसमें हम इसको ऑरली यूज कर सकते हैं 2 to 4 mg, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस यूज कर सकते हैं 0.25 to 5 mg। इनहालेशन के रूप में हम इसको यूज करते हैं 100 to 200। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कराता है, ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ कराता है। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, जिसमें हमारी जो ब्रोंकाई होती है वो ऐंठ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है और आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं आ पाती। तो उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। ब्रोंकाइल अस्थमा में इसको देते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम इसको दे सकते हैं, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में हम इसको दे सकते हैं, क्रोनिक ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर में हम इसको दे सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये आपके लिए कोई अननोन नहीं है, आप इनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हम इन कंडीशंस में क्या करते हैं, सॉल्बिटामोल को यूज करते हैं। उसके बाद सॉल्बिटामोल में जो हमारा एल्बिट्रोल होता है उस मेडिकेशन को हम यूज करते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए, यानी कि जब एयरवे यानी कि जब ब्रोंकाई का जो साइज है वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो उसको ब्रॉड करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद फिर ये यूज किया जाता है विजिंग में, कफिंग में, चेस्ट टाइटनेस में, ब्रीथलेस में, यानी कि जब हमारी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से जो एयर है वो पास नहीं हो पाती है और जो हमारा सांस है वो रुक रुक के आना स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद जो सॉल्बिटामोल इंजेक्शन होता है वो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रीमेच्योर लेबर में भी को मैनेज करने के लिए भी यूज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और कितने वीक पे, 22 to 37 वीक के बीच में इसको यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्बिटामोल का। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूँ तो इसमें जो होते हैं वो फीलिंग शेकी का मतलब होता है घबराहट सा होना, ठीक है, ठंड लगना, कपकपाहट आनी, उसको बोला जाता है। हेडेक यूज होता है। मसल्स क्रैम्प्स का क्या मतलब है, मसल्स ऐंठ जाती हैं। मसल्स टेंशन यानी कि मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हार्ट बीट या तो फास्ट हो जाएगी या बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी या फिर इरेगुलर, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्डियक एरिथमिया बोलते हैं। तो ये क्या है, पर्टिकुलर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कि इसमें हम यूज नहीं करेंगे। आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, यानी कि ये एक टाइप की ऐसी दवाई है जो हम कफ में यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कफ भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल कफ होता है, एक होता है जिसमें स्पुटम निकलता है, एक हमारा होता है जो अस्थमा के पेशेंट को होता है कंटिन्यू, ठीक है, एक सूखी खांसी होती है। तो कफ डेफिनेटली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और उनको ठीक करने के लिए भी अलग अलग टाइप की दवाई दी जाती है। बस हमें यही देखना है कि एक्सपेक्टोरेंट कौन सी खांसी में यूज होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो कफ होता है वो दो टाइप से होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको कहीं पे मेंशन आप कर सकते हैं। एक जो कफ होता है वो होता है हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एन, ठीक है, पी और सी। और एक हमारा होता है पी सी, यानी कि पीसी का क्या मतलब है, प्रोडक्टिव कफ, और एक होता है हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ। अब नॉन प्रोडक्टिव नेम से डिफाइन हो रहा है जिसमें कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें स्पुटम नहीं होगा, ये सूखी खांसी होगी। और एक होता है हमारा जिसमें हमें क्या होता है, स्पुटम निकलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। तो जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होते हैं उनमें हम यूज करते हैं एंटीटसिव, जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन होती हैं जिनको हम प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ में किसको रिमूव करने के लिए, स्पुटम को रिमूव करने के लिए, रिमूव का मतलब होता है स्पुटम को बाहर करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर स्पुटम हमारा लंग्स में, हमारा ब्रोंकाई में बनता जाएगा तो वो हमारे ब्रोंकाई पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, धीरे धीरे नैरो करने लगेगा उसका साइज, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यू खांसी आएगी। तो एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन होती हैं जिसमें हम स्पुटम को रिमूव आउट करा देते हैं, ठीक। एक तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पुटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द फ्लूडिटी, फ्लूडिटी यानी कि
रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कस होता है तो विस्कस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी कि जो स्पुटम होता है वो विस्कस होता है, आपने देखा भी होगा, तो उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जो हमारे स्पुटम का और जो हमारे फ्लूइड का वॉल्यूम है उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज कराएंगे, और इंक्रीज कराने के लिए इंक्रीज कराने के बाद क्या कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक से विद द हेल्प ऑफ कफ। यानी कि होता क्या है कि जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पुटम का और जो फ्लूइड है, यानी कि स्पुटम क्या होता है, फ्लूइड टाइप होता है, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करा देंगे। जैसे ही इंक्रीज होगा वो रिमूव आउट करा देंगे विद द हेल्प ऑफ कफ। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो हमारा जो फ्लूइड है, हमारा जो स्पुटम है, उसको इंक्रीज कराते हैं। इंक्रीज क्यों कराते हैं, इंक्रीज कराना इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज का मतलब होता है कि इंक्रीज कराने के बाद कफ होगा, कफ को इंक्रीज कराएंगे और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड, इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट है, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड है। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इतना समझिए कि जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो हमारा जो कफ है उसको बढ़ाते हैं, और कफ में क्या है, स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पुटम को बढ़ा देंगे, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद जैसे ही इंक्रीज होगा कफ आएगी, कफ के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। बस ये काम होता है एक्सपेक्टोरेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, सेडेटिव टाइप्स और स्टिमुलेंट टाइप। सेडेटिव आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक सेम सिमिलर ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। और स्टिमुलेंट टाइप, यानी कि इन दोनों टाइप को हमें इसमें पढ़ना है। अब आपको पता चल गया है कि एक्सपेक्टोरेंट होते क्या है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो किसी भी कंडीशन में हमारा क्या करते हैं, स्पुटम को बाहर करते हैं। अब स्पुटम को बाहर करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप सिक्रीशन को इनहैंस कर दो, सिक्रीशन को क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, किसके सिक्रीशन को बढ़ाना है, स्पुटम के सिक्रीशन को बढ़ाना है। तो स्पुटम के सिक्रीशन को कैसे बढ़ाओगे, उसकी जो विस्कोसिटी है उसको क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, यानी कि उसको पतला कर दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, पर्टिकुलर जो हमारा स्पुटम है उसको इंक्रीज कर दोगे। तो जैसे जैसे जो स्पुटम है वो ज्यादा होता जाएगा रिस्पायरेशन सिस्टम में, वैसे वैसे वो क्या है, कफ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। या फिर हम क्या कर दें, स्पुटम को ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि तोड़ दें। ठीक है, जो हमारे स्पुटम है उसको क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें, वो वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, रिमूव आउट होता जाएगा और स्पुटम का लॉस हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन होती है, दोबारा से सुन लीजिए। या तो हम अपने स्पुटम को क्या कर दें, उसका जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा दें और उसको क्या कर दें, विस्कोसिटी कम कर दें, यानी कि उसको पतला कर दें, डाइल्यूट कर दें, या फिर हम उसको ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें। तो जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो इरिटेट हो जाता है और आपको बारी बारी से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्पुटम है वो बाहर रिमूव आउट हो जाता है। एक तो ये है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। जैसे इसमें आपने ये फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, एसिपिकेक, इंडियन स्किल। अगर कंपाउंड्स की बात करूं तो एंटीमोनी पोटेशियम टैट्रेट हम इसमें यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, सोडियम सीट्रेट यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा जो कॉमन ड्रग है जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। अब नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये क्या करेगी, स्टिमुलेशन करेगी, लेकिन किसका करेगी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से आपको रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक ईचिंग लाइक आपको फील होगा, जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी आएगी और आपका जो कफ है, जो हम सॉरी आपका जो स्पुटम है वो क्या होगा, बाहर आता गएगा। और यही हमें क्या करना है, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट होते ही वही हैं जो स्पुटम को क्या करते हैं, बाहर कराते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यूकेलिप्टस ऑयल इसमें होता है, लेमन यूज कर सकते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, जैसे आपका टर्पिन बाइड्रेट है, ठीक है, एनिथोल। इसमें हम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यूज करते हैं एज ए स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट के। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर आपको पिछले वाले स्लाइड में समझ आया होगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपको समझ आ गया है। जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं उनका जो एम होता है वो
जो हमारे स्पूटम है उसको बढ़ाना होता है, जो उसकी विस्कोसिटी है उसको घटाना होता है। तो जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? ये क्या करते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स होते हैं उनको इरिटेट करते हैं। इरिटेट होने के बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड स्टिमुलेट हो जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, स्पूटम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, बट विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आपको कंटिन्यू कफ आना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो स्पूटम है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि वो कफ को ठीक करेंगे, उनका मतलब होता है कि वो जो म्यूकस है हमारे रिस्पायरेशन में उसको बाहर करना उसका एम होता है। ठीक है, अगर इन्होंने कफ को बंद कर दिया तो जो स्पूटम है वो वहीं का वहीं जम जाएगा, ब्रीदिंग में कंटिन्यू आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, चेस्ट कंजेशन में रिलीफ कराते हैं। यानी कि जैसे सपोज करो आपको कंटिन्यू कफ स्टार्ट हो रही है, कफ हो रहा है ड्यू टू कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, तो ये क्या कराते हैं, चेस्ट में एक पेन फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो उससे रिलीफ कराते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या कराते हैं, ये वाटर कंटेंट सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में हेल्प होती है, इंप्रूव होती है। कौन सी कंडीशन में? लाइक अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रॉपर एम होता है वो म्यूकस को रिमूव आउट कराना होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम से। ठीक है, इनका जो एम होता है वो सिर्फ यही होता है कि म्यूकस बाहर हो जाए विद द हेल्प ऑफ कफ, यानी कि इसमें कफ होना जरूरी है। आप इसको ये नहीं बोल सकते हो डू नॉट एक्चुअली स्टॉप कफिंग, ये क्या कराता है, कफ को स्टॉप नहीं कराता है। अगर कफ को स्टॉप कराएगा तो जो म्यूकस है वो वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, जम जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका जो मेन एम है वो म्यूकस को बाहर कराना है विद द हेल्प ऑफ कफ। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसके, जैसे सेवरल हेडेक, कंफ्यूजन, एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है, फैटिग्यू, इरेगुलर हार्ट बीट, नर्वनेस, पेन, वीकनेस इन द हैंड एंड or fit, gastrointestinal effects such as reflux, diarrhea, nausea, vomiting, stomach pain। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटीटसिव एजेंट। अब एंटीटसिव एजेंट क्या होते हैं, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी थोड़ा सा हिंट्स दिया है। ठीक है, आप वहां पे जाके अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस स्लाइड में कि एंटीटसिव एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कफ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कफ कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ और एक होता है हमारा प्रोडक्टिव कफ। तो प्रोडक्टिव कफ के लिए, यानी कि जिसमें हमारा म्यूकस होता था, उसमें हम उसको रिमूव आउट कराने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते थे। और जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि उसमें म्यूकस नहीं होगा, जिसको आप सूखी खांसी भी बोलते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटीटसिव एजेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कफ होता क्या है। तो कफ क्या है, इसेंशियल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, जो क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के स्टिमुलाई को इरिटेट करता है और ये क्या करता है, एक सडन और इनवॉलेंट्री एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारा जो लंग्स है वो एयर को बाहर निकालता है। ये हमारा क्या है, मेन डेफिनेशन है कफ की। देखिए, कफ होना जरूरी भी होता है। अगर कफ नहीं होगा तो सपोज करो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपका रिस्पायरेशन सिस्टम में घुस गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए कफ यूज होते हैं। दूसरी बात, अगर म्यूकस कंटिन्यू आपका बनता रहेगा तो और वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या है, रिस्पायरेशन में जम जाएगा, जिसकी वजह से फिर आगे जाके आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कफ जरूरी नहीं है, कफ जरूरी है, लेकिन कफ अगर क्या है कि एक टाइम तक कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें हम लोग मेडिसिन से यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कफ होते हैं ये इसेंशियल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की स्टिमुलाई होती हैं वो इरिटेट होती हैं। उसके बाद सडन और इनवॉलेंट्री जो एयर है वो लंग से बाहर निकलती है। मुझे फटाफट से बताइए कि इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। फटाफट से आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि इनवॉलेंट्री की, देखिए आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा और आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है अपनी बातों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रुप स्टडी करने में सबसे ज्यादा जल्दी याद होता है। तो मुझे फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनवॉलेंट्री एक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो कफ होता है ये क्या है, कफ जो है वो हमें फॉरेन बॉडीज, यानी कि बाहर जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उनको एंटर ना होने से बचाता है। ठीक है, अगर सपोज करो कोई भी फॉरेन बॉडीज हमारे लंग्स में एंटर हो गई और उसने वहां पे जाके कोई इन्फ्लामेशन कोज कर दिया तो डेफिनेटली सी बात है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, म्यूकस को और इरिटेंट सब्सटेंस को भी क्या करता है, रिमूव आउट करता है हमारे लंग्स से। ठीक है, तो बट म्यूकस को कौन करता था, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। म्यूकस को जो रिमूव करता था वो एक्सपेक्टोरेंट था और जो हमारा
फॉरेन बॉडीज को जो यानी कि सूखी खांसी में जो फॉरेन बॉडीज को निकालेगा वो हमारा क्या है, एंटीटसिव एजेंट है। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है, एंटीटसिव एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत इजी है, क्योंकि सारी की सारी कैटेगरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइक ओपोइड्स आपने पढ़ा होगा, नॉन ओपोइड्स आपने पढ़ चुके हैं, एंटीस्टेमाइन आप पढ़ चुके हैं, पेरिफेरली एक्टिंग आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। और ये हम आपके लिए नया है, एडजुवेंट एंटीटसिव ब्रोंकोडायलेटर, डेफिनेटली सी बात है, आपने अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है, मैंने ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये कॉमन सी ड्रग है। देखिए क्लासिफिकेशन में ना मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, और क्लासिफिकेशन के बिना फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों ही अधूरी है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मार्क्स आपको प्रॉपर मिल पाएंगे। और इसको आपको याद करने का तरीका मैंने आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आप एक चार्ट बना लीजिए, उस पर सारी कैटेगरी की मेडिसिन लिख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और एक दो उनमें ऐड करनी है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, क्योंकि बार बार स्लाइड बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, सेम एज ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। अगर अभी पिछले वाले स्लाइड में ही वैसे आपको पढ़ाया गया है कि ब्रोंकोडायलेटर के कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मैं बात करूं ब्रोंकोडायलेटर की, ठीक है, तो इसमें एंटीटसिव में भी वो सेम ही होंगे। तो वो क्या करते थे, अगर आपको याद होगा तो वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते थे। ठीक है, जिसमें हमारा जो ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स होते थे वो स्टिमुलेट हो जाते थे। उसके बाद ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते थे वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करते थे जिसका नाम था एडिनाइल साइक्लेज, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आप पीछे स्लाइड को भी पलट के शो कर सकते हैं। उसमें क्या होता था कि ये एएमपी और एटीपी को एक्टिवेट करते थे। तो पर्टिकुलर ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अगर इंडिकेशन की बात की जाए तो इंडिकेशन का भी आपको पता होगा कि ये क्या करते थे, ब्रोंकोस्पाज्म से हमें रिलीफ कराते थे अस्थमा के टाइम, कोरोनिक ब्रोंकाइटिस के टाइम, क्योंकि अस्थमा में भी क्या होती है, सूखी खांसी होती है और लेकिन लंबे टाइम तक होती है। सीओपीडी में ये हेल्प कराते थे। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और है, सीओपीडी की आप मुझे फुल फॉर्म बताइए, सीओपीडी को फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, फटाफट से कमेंट्स कीजिए, इतने में आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते थे वो क्या कराते थे, जो ब्रोंकोस्पाज्म होता था उसको रिलैक्स कराते थे। ठीक है, उसके बाद हम इनको क्या यूज करते थे, लाइक सॉल्बिटमोल इंजेक्शन को हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज करते थे। तो ये जस्ट इसके क्या है, इंडिकेशन है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हार्डिक होता है। ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, या तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, यानी कि इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आप पीछे वाले स्लाइड में भी एक बार दोबारा से, अगर किसी को याद नहीं है तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करेंगे म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा ये जो जितनी भी हमने आज मेडिसिन पढ़ी है ये हमारे कफ को रिड्यूस कराती है, यानी कि कफ को हमारा ठीक कराती है। कफ में हम इनको यूज करते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाई डायलेटर्स हम इनमें यूज करते थे। ठीक है, जो क्या करती थी, ब्रोंकाई को डायलेट करती थी। तो जितनी भी आज हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी मेडिसिन पढ़ी है वो हमारा कफ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कफ एक टाइप का नहीं होता है, कफ बहुत सारे टाइप्स का होता है, लाइक सूखी खांसी। ठीक है, जिसमें एक कफ वो होता है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो जो ये जितनी भी मेडिसिन है इनके लिए अलग अलग क्या है, कैटेगरी है। यानी कि अगर आज जैसे सपोज करो अगर आपको सूखी खांसी होती है तो एंटीटसिव आप देते हो, तो उसके बाद अगर आपको प्रोडक्टिव खांसी होती है तो आप एक्सपेक्टोरेंट देते हो। ठीक है, तो ऐसे ही एक टर्म है हमारा म्यूकोलाइटिक। ठीक, अब म्यूकोलाइटिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते थे, एक्सपेक्टोरेंट क्या करते थे, दो टाइप का काम करते थे। दो टाइप का काम यानी कि एक तो क्या कर देते थे, सिक्रीशन को इनहांस कर देते थे, जिसमें हमारा जो म्यूकस था, स्पूटम था, उसका सिक्रीशन क्या है, बढ़ जाता है और विस्कोसिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ऐसा ही कुछ होता था। एक मैंने आपको म्यूकोलाइटिक के भी बारे में बताया था पिछली स्लाइड में, हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि म्यूको का मतलब होता है म्यूकस और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन।
यानी कि अगर हमें अपनी बॉडी से म्यूकस को बाहर निकालना है तो हम उसको क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से वो ड्यू विद द हेल्प ऑफ कफ वो क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो म्यूकोलाइटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो दीज आर द एजेंट दैट रिड्यूस विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी यानी कि विस्कस यानी कि उसको क्या कर देंगे, पतला कर देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम से बाहर कर देंगे विदाउट इंक्रीजिंग दियर अमाउंट। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि म्यूकोलाइटिक में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इंक्रीजिंग दियर अमाउंट। देखिए दो टाइप की कंडीशन होती थी, एक होता था जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता था वो क्या करता था, इंक्रीज करता था हमारे म्यूकस को। ठीक है, और विस्कोसिटी को क्या करता था, रिड्यूस करता था। लेकिन जो म्यूकोलाइटिक होते हैं वो विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं बट अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अमाउंट क्या है, नहीं बढ़ाएंगे स्पूटम का। ठीक है, उसके बाद जो म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस को मैनेज करते हैं, हाइपर सिक्रीशन कराते हैं, जल्दी जल्दी से सिक्रीशन कराएंगे। लाइक आपका सीओपीडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है, सिस्टिक फाइब्रोलिसिस में यूज होता है। ठीक है, तो फटाफट से मैंने देखिए पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सीओपीडी की मेरे को फटाफट से कमेंट्स करके फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि आप डी फार्मा सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपने पहले भी सीओपीडी पढ़ा होगा। आप मुझे फटाफट से बताओ कि सीओपीडी का क्या मतलब होता है। उसके बाद ये जो बिलोंग होते हैं, ये किससे बिलोंग होते हैं, म्यूको एक्टिव एजेंट से बिलोंग होते हैं और इसीलिए इनको म्यूकोलाइटिक बोला जाता है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, कॉमन सी टर्म है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप से इसको क्लासिफाई होता है। ठीक है, पहले आता है हमारा ब्रोमहेक्सिन, सेकंड हमारा आता है एम्ब्रोलक्सोल। ये क्या है, मेटाबॉलिक ऑफ ब्रोमहेक्सिन एंड लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि ज्यादा इरिटेशन अगर होगा स्टमक में तो आपको पेन, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कराएगा, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को लेस कराता है। उसके बाद हमारा आता है एसिटाइल सिस्टीन, जो क्या कराता है, ऑरली भी यूज किया जाता है और इनहालेशन में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कराता है, विस्कोसिटी को रिड्यूस कराता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमें देखना है कि विस्कोसिटी को रिड्यूस कैसे कराते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को क्या करा देता है, फ्रेगमेंट करा देते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकस है वो लेस विस्कस हो जाता है। ठीक है, और ये इजिली एक्सपेल हो जाता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से, यानी कि इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। इंडिकेशन की अगर बात करूं तो रिस्पायरेटरी डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट ट्रॉमिक पल्मोनरी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है हमारी क्रोनिक साइनसाइटिस। इसमें क्या होता है कि जब हमारा साइनस में और हमारा नेजल पासेज में इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक साइनसाइटिस। ये एकदम से नहीं होता है, अगर किसी पेशेंट को 12 वीक से ज्यादा तक कफ होता है तो साइनस में और नेजल पासेज में इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है, लाइक स्वेलिंग, ईचिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये सब क्या है, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हमें करना है अपना चैप्टर नंबर 8 फार्माकोलॉजी का, जिसमें हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हमें पढ़ना है एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमेटिक, लैक्सेटिव, पर्गेटिव, एंटी डायरियल ड्रग। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे एक बार विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो लेक्चर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल चीजों के बारे में देखो पता होना चाहिए। उसके बाद जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आपको पता है कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और आपको एग्जिट एग्जाम देना है, तो नोट्स कार्ड ने उसके लिए एक बुक अरेंज की है हार्ड कॉपी में, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको क्या है कि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और आपके एक एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको एक हेल्प हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जिट एग्जाम नहीं निकाला तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट नहीं माना जाएगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो मेन हमारा जो है वो ये भी है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एग्जिट एग्जाम को क्लियर कर पाए, तो उसी के लिए आपके लिए ही एक बुक अरेंज की गई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।